कहानी में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इससे पहले के सारे एपिसोड्स मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो जिसने अभी तक नहीं सुने हैं पहले उनको सुन ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। सौरभ बहुत ही गंभीरता से आदित्य को देखते हुए कहता है, तुझे भाभी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तेरी वाइल्डनेस को उनकी बॉडी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। सौरभ की बात से आदित्य का चेहरा एकदम से गिल्ट नजर आने लगता है। सौरभ फिर एक बार कहता है, आदि, जिस तरह तुझे अपनी बॉडी में प्रॉब्लम थी वैसे ही भाभी की भी बॉडी में प्रॉब्लम है। तेरे बाइट करने से दांतों का जहर उनके शरीर में फैल गया और एक दर्द उत्पन्न हुआ है जो वो बिल्कुल सह नहीं पाई। आदित्य, तो अब हम क्या करें? सौरभ, हम नहीं, तू करेगा। आदित्य, क्या? सौरभ अपनी जगह से उठकर अलसाई आवाज में कहता है, भाभी के मेडिकल रिपोर्ट्स को ढूंढ और उसमें जो दवाई होगी उसे लेकर दे देना। मैं तो चला सोने। आदित्य, अब मुझे कैसे पता चलेगा रिपोर्ट्स कहाँ पर हैं? सौरभ सपाट लहजे में कहता है, रोमांस करते वक्त तूने सोचा तब तो बड़ा मजा आ रहा था, अब भुगत। सौरभ की बात से आदित्य उसे घूर कर देखने लगता है तो सौरभ जल्दी से वहां से भाग जाता है। आदित्य अब थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी सौरभ कमरे में झांकते हुए कहता है, अगर तू अब रोमांस कंटिन्यू नहीं करेगा और भाभी ऐसे ही बेहोश रही तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल जब उन्हें होश आएगा तो पूछ लेना। वैसे भी जहर का फैलना धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। जो तुझे ठीक कर सकती है उसे क्या हो सकता है? इतना बोलकर सौरभ जल्दी से भाग जाता है। आदित्य काव्या को देखकर उसकी तरफ बढ़ जाता है और उसे बाहों में भरकर सो जाता है। सुबह के 8 बजे काव्या की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। आंखें खुलते ही काव्या उठकर बैठ जाती है। आदित्य वॉशरूम से रेडी होकर बाहर आता है और काव्या के पास जाकर बैठ जाता है। काव्या कल की बातों को याद करते ही नजरें झुका लेती है। आदित्य शांति से कहता है, जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं बाहर जाना है। काव्या एक नज़र आदित्य को देखती है और वॉशरूम चली जाती है। कुछ ही देर में बाहर आकर देखती है तो टेबल पर नाश्ता रखा था। दोनों साथ में नाश्ता करते हैं और कार में लेकर निकल जाते हैं। काव्या इधर उधर देखते हुए पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? आदित्य बिल्कुल चुप रहता है, कोई जवाब नहीं देता तो काव्या चिढ़ जाती है। कार हॉस्पिटल के सामने रुकती है। हॉस्पिटल को देखते ही काव्या को कल की दर्द याद आने लगता है। आदित्य ने जब काव्या की गर्दन को जोर से बाइट किया था तब तो थोड़ा दर्द हुआ था, लेकिन जैसे ही वक्त बीतता गया काव्या को ऐसा लगने लगा जैसे वो इस दर्द से अभी मर जाएगी। उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और वो करहाने लगी। दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि काव्या बेहोश हो गई। ये सब सोचते हुए काव्या आदित्य को देखती है। आदित्य काव्या की तरफ के दरवाजे की तरफ खड़ा हो जाता है। काव्या कार से बाहर आती है और दोनों हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। कुछ ही देर में काव्या के चेकअप का रिपोर्ट्स आता है। डॉक्टर एक नज़र काव्या को देखती हैं और फिर आदित्य की तरफ देखकर कहती हैं, मिस्टर सिंघानिया, आपकी वाइफ में छोटी सी जहर भी बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, चाहे वो आपके दांतों का हो या नाखून का। वैसे ये प्रॉब्लम शायद उन्हें बचपन से है। आदित्य की नज़र अब काव्या पर चली जाती है। डॉक्टर फिर से कहती हैं, इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनके शरीर में ही उस जहर को ख़त्म करने की ताकत है। लेकिन जिस वक्त ये जहर फैलता है उस वक्त इन्हें ऐसा दर्द होता है जैसे ये अभी तुरंत मर जाएंगी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप जितना चाहें उतना अपनी वाइफ से सॉफ्ट बिहेव करें। आदित्य रिपोर्ट्स लेकर काव्या के साथ बाहर जाता है। फिर एक बार कार सड़कों पर दौड़ने लगती है। काव्या अपनी रिपोर्ट को बार बार देख रही थी, जैसे वो कुछ खोजने की कोशिश कर रही हो। आदित्य का ध्यान काव्या पर नहीं था क्योंकि वो भी काव्या की रिपोर्ट्स के बारे में ही सोच रहा था। कुछ देर बाद कार विला में रुकती है। काव्या एक नज़र आदित्य को देखती है और कार से उतरने लगती है कि आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है। काव्या सवालिया नज़रों से आदित्य को देखने लगती है। तभी कोई नॉक करता है। आदित्य ग्लास नीचे करता है तो रॉकी बाहर खड़ा होता है। रॉकी आदित्य को एक दवाई देता है। दवाई लेकर आदित्य ग्लास फिर से ऊपर कर देता है। इस वक्त भी आदित्य ने काव्या का हाथ नहीं छोड़ा था। दवाई लगाने के लिए आदित्य काव्या का हाथ छोड़ देता है। आदित्य थोड़ा झुककर काव्या की गर्दन से बालों को हटाता है। काव्या की आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं। आदित्य अब अपने हाथों से काव्या की गर्दन पर दवाई लगाता है।
आदित्य के हाथों के स्पर्श से हर बार की तरह काव्या सिहर उठती है। कुछ ही देर में आदित्य काव्या की गर्दन के हर हिस्से में दवाई लगाता है और थोड़ा झुककर काव्या के माथे को अपने होठों से चूम लेता है। काव्या के हाथ साड़ी में कस जाते हैं। कुछ देर तक जब काव्या को कुछ एहसास नहीं होता तो वो धीरे धीरे आंखें खोलती है। आंख खोलकर काव्या आदित्य को देखती है, जो अपने फ़ोन को चेक करने में बिजी था। काव्या अब कार से उतर जाती है। काव्या के उतरते ही आदित्य की कार वहाँ से चली जाती है। काव्या विला के अंदर जाती है। तभी विशाखा जी काव्या को बुलाती हैं। काव्या अपनी जगह पर रुक जाती है। विशाखा जी एक थाली लेकर आती हैं और उनमें से काव्या को प्रसाद देते हुए कहती हैं, कब से हम आपको ही ढूंढ रहे थे। काव्या प्रसाद लेती है और कहती है, माँ वो हम बाहर गए थे। दोनों बात कर ही रहे थे कि विशाखा जी की नज़र काव्या के गले पर चली जाती है, जो बाल से थोड़ा ढका हुआ था। विशाखा जी काव्या को सोफे पर बिठाती हैं और काव्या के बालों को साइड करके देखती हैं तो जगह जगह लव बाइट्स थे। ये देखकर विशाखा जी काव्या को देखकर पूछती हैं, काव्या क्या ये आदि ने किया। जैसे ही काव्या विशाखा जी का सवाल सुनती है थोड़ा सहम जाती है, क्योंकि इस वक्त विशाखा जी का चेहरा एकदम सीरियस था। काव्या सिर झुका लेती है। विशाखा जी काव्या के चिन्ह को पकड़कर आंखों में देखते हुए पूछती हैं, बताइए ना काव्या, क्या आदि ने ये निशान आपको दिए हैं। काव्या नजरें नीचे करके ही हाँ में सिर हिला देती है। विशाखा जी काव्या का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ ले जाती हैं। काव्या भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। विशाखा जी कमरे में जाकर काव्या को बेड पर बिठाती हैं और खुद कबर्ड की तरफ जाकर एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आती हैं। काव्या बस उन्हें देख रही थी। विशाखा जी काव्या के सामने बेड पर बॉक्स रखती हैं और फिर उसे खोलकर छोटे बच्चों के कपड़े निकालने लगती हैं। कपड़ों को दिखाते हुए विशाखा जी कहती हैं, ये आदि के बचपन के कपड़े हैं। ये सुनते ही काव्या उन कपड़ों को छूने लगती है। कपड़ों को देखते हुए विशाखा जी कहती हैं, आपको पता है काव्या, अर्जुन के बाद आदि हमारे गर्भ में थे तो हमारा पूरा परिवार बहुत खुश था। आदि के आने की खुशी में हमने इतनी सारी तैयारी कर रखी थी कि शायद ही हमने अर्जुन को इतना वक्त किया हो। उनकी हर एक चीज़ों का ध्यान रखा। हमने उनके कपड़े, पालना, खिलौने, सब कुछ। उस वक्त रूहानी भी मायावती के गर्भ में पल रही थी। बस आधे महीने का फ़र्क था। मैं हर वक्त बस यही सोचती कि जब आदि का जन्म होगा तो हम अपने हाथों में लेकर सीने से लगा लेंगे। अलग ही खुशियाँ बिखरी हुई थी। हम तो सोच भी नहीं सकते थे। उस वक्त माँ भी बहुत ज़्यादा खुश थी, पता नहीं क्यों, लेकिन आदि के आने से पहले ही एक अलग ही तरह का सुकून और खुशी फैली हुई थी। वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुड़ चुके थे। लेकिन कहते कहते ही जैसे विशाखा जी उन बुरे पलों को याद करके कांपने लगती हैं। ये देखकर काव्या थोड़ा घबरा जाती है। काव्या आवाज़ देती है, माँ, माँ। विशाखा जी अचानक चिल्लाती हैं, काव्या प्लीज़ उन्हें मेरे आदि को छोड़ने को कहो। मैं आदि के बिना नहीं रह पाऊंगी। प्लीज़ काव्या उन्हें रोको, मेरे आदि को वो ले जाएंगे। काव्या कुछ समझ ही नहीं पाती कि आखिर विशाखा जी को हुआ क्या। विशाखा जी का शरीर ढीला पड़ने लगता है और वो बेहोश हो जाती हैं। काव्या उन्हें बहुत उठाने की कोशिश करती है लेकिन उठा नहीं पाती। काव्या जल्दी से जाकर सौरभ को बुलाती है। सौरभ विशाखा जी को चेक करता है। बेड पर रखे सामान को देखकर सौरभ काव्या से पूछता है, भाभी क्या आंटी अभी आदि के बचपन के बारे में बोल रही थी। काव्या हाँ में सिर हिला देती है तो सौरभ सारे सामान को अंदर करके कबर्ड में रख देता है। सौरभ काव्या को बाहर चलने के लिए कहता है और दरवाजे को बंद कर देता है। काव्या सवालिया नज़रों से सौरभ को देखती है। सौरभ काव्या को देखकर कहता है, आंटी को पैनिक अटैक आया है। ये उन्हें हमेशा ही आता है जब वो आदि के बचपन के बारे में याद करती हैं। काव्या सवाल करती है, ऐसा क्या हुआ था उनके बचपन में। सौरभ कहता है, वो जो शायद ही कोई माँ बर्दाश्त कर सके। इतना बोलते ही सौरभ वहाँ से चला जाता है। सौरभ की बातों को काव्या बिल्कुल समझ नहीं पाती। काव्या एक नज़र विशाखा जी के कमरे की तरफ देखती है और अपने कमरे की ओर चली जाती है। इधर श्रेष्ठा एक होटल में बैठी किसी सोच में डूबी थी कि तभी उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। काम होते ही तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। श्रेष्ठा मुड़कर देखती है तो उसे नकुल दिखता है। आज भी वो किसी लड़की के साथ था। कुछ ही पलों में वो लड़की वहाँ से चली जाती है और नकुल होटल के प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ जाता है। श्रेष्ठा भी उसका पीछा करते हुए दरवाजे के बाहर पहुँच जाती है। श्रेष्ठा दरवाजे को ज़ोर से धक्का देते हुए बोलती है। अंदर जो नकुल अभी अभी आया था वो पीछे मुड़कर देखता है। श्रेष्ठा को देखते ही नकुल कुछ सोचते हुए कहता है,
तुम तो श्रेया की बहन हो ना? श्रेष्ठा गुस्से से कहती है। हाँ। नकुल का चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो जाता है। क्या लेने आई हो तुम यहाँ? श्रेष्ठा एकदम से कहती है। मेरी दीदी तुम्हें कैसे जानती हैं? तुम तो लड़कियों से गलत काम करवाते हो। नकुल। ओ हेलो मैडम, तुम्हारी दी भी कोई दूध की धुली नहीं थी। अमीर बनना था उसे, बहुत अमीर। मैंने उसे अपने काम के बारे में बताया तो वो तुरंत करने के लिए मान गई। 4-5 काम तो उसने आराम से कर लिए, लेकिन जब हमने उसे ध्रुव सूर्यवंशी को मारने के लिए भेजा तो वो खुद मरकर आ गई। इतना बड़ा लॉस कर दिया तुम्हारी बहन ने। श्रेष्ठा जैसे ही ये सब सुनती है, गुस्से से नकुल को मारने लगती है और कहती है, झूठ बोल रहे हो, मेरी दीदी ऐसी नहीं थी। नकुल खुद को छुड़ाता है और अपने फ़ोन पर एक वीडियो प्ले करता है जिसमें श्रेया नकुल से ध्रुव को मारने की डील कर रही थी। वीडियो देखकर श्रेष्ठा उल्टे कदमों से बाहर निकल जाती है और होटल रूम से बाहर चली जाती है। श्रेष्ठा भागते भागते पहाड़ियों की ढलान में पहुंच जाती है। श्रेष्ठा को बार बार वही वीडियो याद आने लगता है। श्रेष्ठा अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर चिल्लाती है, नहीं नहीं दी, आप ऐसा नहीं कर सकती। कुछ पैसों के लिए आप किसी की जान कैसे ले सकती हैं? श्रेष्ठा बोलते बोलते रोते हुए घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है, ये आपने क्या कर दिया दी? आपने एक बार भी नहीं सोचा मैं कितनी अकेली पड़ जाऊंगी, आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। श्रेष्ठा को अब ध्रुव को जहर देना याद आता है। श्रेष्ठा अपनी जगह से उठती है और कहती है, गलती तो मैंने भी की है ना। मैंने भी बिना किसी वजह से ध्रुव को मार दिया। जो वजह थी वो तो खुद गलत निकली। अब गलत का साथ देने वाले भी तो गलत होते हैं, तो गलती की सज़ा तो मिलती ही है। दी, मैं भी आपके पास आ रही हूँ ये पूछने के लिए कि आपने ऐसा क्यों किया। आपके लिए पैसे कब से रिश्तों से बढ़कर हो गए। श्रेष्ठा पहाड़ियों को देखते हुए आगे बढ़ने लगती है। श्रेष्ठा पहाड़ी से कूदने ही वाली होती है कि कोई उसके हाथों को पकड़कर खींच लेता है, जिससे वो सीधे उसके सीने से लग जाती है। श्रेष्ठा को उसके बदन से जानी पहचानी खुशबू आती है। श्रेष्ठा आंखें उठाकर देखती है तो ध्रुव का चेहरा दिखता है। श्रेष्ठा एकदम से उससे अलग होती है और हकलाते हुए कहती है, तुम तो मर गए थे ना? ध्रुव कहता है, हाँ, सिर्फ तुम्हारी नज़रों में। श्रेष्ठा अचानक ही उसके पास दौड़ कर जाती है और गले लगाकर रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ध्रुव श्रेष्ठा के बालों को सहलाते हुए कहता है, ऐसे कैसे माफ़ कर दूं बेबी? तुमने मेरी जान लेनी चाहिए। मैं मरते मरते बचा हूँ। थोड़ी सी भी देर होती तो मैं सीधे ऊपर चला जाता। श्रेष्ठा ध्रुव की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम मुझे जो भी सज़ा देना चाहते हो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ध्रुव डेविल स्माइल देते हुए, सोच लो, मैं जो बोलूँगा तुम्हें करना पड़ेगा, फिर पछताने का मौका नहीं मिलेगा। श्रेष्ठा हाँ में सिर हिला देती है। ध्रुव श्रेष्ठा की कमर को पकड़ खींच लेता है और कान के पास जाकर कहता है, आई वॉन्ट यू बेबी। श्रेष्ठा ये सुनते ही ध्रुव को जोर का धक्का देती है और हैरानी से कहती है, बट। ध्रुव फिर से श्रेष्ठा को कमर से पकड़कर खींच लेता है और कहता है, क्यों, पनिशमेंट पसंद नहीं आई? और वैसे भी हम पहले एक बार ये सब कुछ कर चुके हैं। श्रेष्ठा ध्रुव से दूर हटकर कहती है, यू बेशर्म इडियट, हवसी राक्षस, हवस के पुजारी, तुम्हें इस सब के अलावा कुछ नहीं सूझता। श्रेष्ठा की बात सुनकर ध्रुव हंसने लगता है तो श्रेष्ठा समझ जाती है कि ध्रुव ये सब उसे परेशान करने के लिए बोल रहा था। श्रेष्ठा ध्रुव के पास जाकर सीने पर मारने लगती है और कहती है, तुम बहुत बुरे हो। ध्रुव श्रेष्ठा के हाथों को पकड़ लेता है और माथे पर किस करते हुए कहता है, आई लव यू बेबी। श्रेष्ठा चिढ़ते हुए कहती है, बट आई हेट यू। ध्रुव बट आई लव यू। श्रेष्ठा आई हेट यू। ध्रुव आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। श्रेष्ठा आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। ध्रुव आई हेट यू। श्रेष्ठा एकदम से कहती है, आई लव यू। श्रेष्ठा की बात सुनकर ध्रुव के होंठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और श्रेष्ठा के माथे पर किस करते हुए कसकर बाहों में भरकर कहता है, आई लव यू टू। श्रेष्ठा इस बार कुछ नहीं बोलती, अपनी आंखें बंद करके ध्रुव को महसूस करने लगती है। ध्रुव भी अपनी आंखें बंद करके श्रेष्ठा को महसूस करने लगता है। दोनों के बीच बिल्कुल शांति थी। पहाड़ों की ढलान में चलती ठंडी हवाएं उनको छूकर निकल रही थी। रात के करीब 11 बजे आदित्य विला में पहुंचकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र सीधे काव्या पर जाती है।
काव्या उसी का इंतज़ार कर रही थी। आदित्य के आते ही काव्या भी नज़रें उठाकर उसे देखने लगती है। आदित्य काव्या से नज़र हटाकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ देर में आदित्य फ्रेश होकर सीधे काव्या के पास जाकर बैठ जाता है। अब दोनों की नज़रें आपस में टकरा जाती हैं। आदित्य अपने हाथ बढ़ाकर काव्या के बालों को साइड करता है और उसकी गर्दन को देखने लगता है। दवाई के असर से अब तक चोट काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। चोटों को देखकर आदित्य काव्या को देखने लगता है, जो आंखें बंद करके बैठी थी। आदित्य बिना कुछ बोले वहां से उठकर साइड में जाकर लेट जाता है। काव्या अपनी आंखें खोलकर देखती है तो आदित्य उसकी तरफ पीठ करके लेटा हुआ था। काव्या के मन में एक अजीब सा डर पैदा होता है, शायद दूरियों का डर। काव्या बहुत देर तक आदित्य को देखती रहती है, फिर खुद भी लेट जाती है। कुछ ही देर में दोनों ही नींद की आगोश में चले जाते हैं। अगली सुबह जब काव्या की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है ना तो बेड पर कोई होता है और ना ही पूरे कमरे में। काव्या वॉशरूम जाकर रेडी होती है और नीचे चली जाती है। काव्या अनुराग को ढूंढते हुए उसके कमरे में पहुंच जाती है। कमरे में अनुराग अपने जूते के लेसेस बांधते हुए फ़ोन पर कहता है, हाँ यार बस अभी निकल रहा हूँ। इतना बोलते ही कॉल कट करके रख देता है। अनुराग पूरी तरह से रेडी होकर सर ऊपर करता है कि उसकी नज़र काव्या पर पड़ती है। अनुराग उठते हुए, क्या हुआ भाभी? काव्या, आप कहीं जा रहे हैं? अनुराग तुरंत कहता है, हाँ दोस्तों ने बुलाया है तो हम उनके साथ जा रहे हैं। काव्या काफ़ी नरमी से कहती है, ओह अच्छा ठीक है। काव्या को देखते हुए अनुराग सवाल करता है, भाभी आपको कहीं जाना था? काव्या, हाँ वो हमें मंदिर जाना था। अनुराग अपने फ़ोन को उठाकर, ठीक है फिर मैं अपने दोस्तों को मना कर देता हूँ। काव्या हैरानी से अनुराग को देखती है, फिर जल्दी से उसके हाथ से फ़ोन छीनकर कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? आप अपने दोस्तों के साथ जाइए, हम मंदिर चले जाएंगे। अनुराग कंफर्म करते हुए पूछता है, आर यू श्योर भाभी? काव्या हाँ में सिर हिला देती है तो अनुराग अपना फ़ोन लेता है और काव्या को साइड हक करके बाय बोलकर चला जाता है। काव्या भी विला से निकलती है। उसी वक्त आदित्य भी विला से निकलता है। आदित्य को देखकर काव्या को एक उम्मीद मिल जाती है, लेकिन आदित्य काफ़ी तेज़ कदमों से बाहर आकर सीधे कार में बैठ जाता है। उसके बैठते ही कार जाने लगती है। काव्या की उम्मीद पल भर में टूट जाती है। आदित्य, जो बाहर आते समय काव्या को देखा ही नहीं था, वो अचानक से मिरर पर देखता है। आदित्य ड्राइवर को पीछे करने के लिए ऑर्डर करता है तो कार सीधे काव्या के सामने जाकर रुकती है। ये देखकर काव्या थोड़ा चौंक जाती है। आदित्य ग्लास को नीचे करके काव्या को देखकर पूछता है, तुम्हें कहीं जाना है? काव्या हाँ में सिर हिला देती है तो आदित्य उसे बैठने के लिए कहता है। काव्या कार का दरवाज़ा खोल अंदर बैठती है। कार सड़कों पर दौड़ने लगती है। कुछ देर की चुप्पी के बाद आदित्य काव्या को देखकर पूछता है, तुम्हें अब दर्द तो नहीं हो रहा? काव्या आदित्य की आंखों में देखते हुए कहती है, हो रहा है। इतना बोलकर काव्या नज़रें फेर लेती है। आदित्य थोड़ा आगे बढ़ते हुए काव्या के बालों को हटाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, काव्या उसे रोक लेती है और थोड़ा खसक कर दूर होकर बैठ जाती है। आदित्य समझ जाता है कि काव्या किसी बात से उससे नाराज़ है। कार में उन दोनों के अलावा रॉकी और ड्राइवर भी थे, इसीलिए आदित्य को इस समय सही नहीं लगता काव्या से पूछना कि आखिर वो नाराज़ क्यों है। आदित्य अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है तो वहीं काव्या खिड़की के बाहर खूबसूरत नज़ारों को देखने में पूरी तरह से बिजी थी। मंदिर आते ही कार रुकती है। काव्या बिना कुछ बोले कार से निकलकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर अंदर चली जाती है। आदित्य काव्या को तब तक देखता है जब तक कि वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो जाती। काव्या के ना दिखते ही आदित्य बोलता है, मंदिर के चारों ओर बॉडीगार्ड लगा दो। रॉकी जो आगे बैठा था वो तुरंत फ़ोन उठाकर ऑर्डर देता है। कुछ ही वक्त में आदित्य की कार वहां से चली जाती है और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स की कार एक साथ रुकती है। सब मंदिर को चारों ओर से घेर लेते हैं। काव्या पंडित जी को पूजा का थाल देती है। पंडित जी मुस्कुराते हुए पूछते हैं, आज किसके नाम से पूजा करनी है? काव्या तुरंत कहती है, जी अर्जुन के नाम पर। पंडित जी पूजा के थाल को अंदर ले जाते हैं और काव्या वहां हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेती है। वहीं उसके पीछे खड़ी प्रीत उसे नफरत से देख रही थी। उसने काव्या का चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन उसे पीछे से देखकर ही समझ आ जाता है कि ये अर्जुन के परिवार में तो कोई नहीं हो सकती, तो जाहिर है कि ये अर्जुन की वाइफ है। प्रीत ने काव्या और पंडित जी की भी बात सुन ली थी। कुछ ही देर में पूजा करके पंडित जी काव्या को थाल पकड़ा देते हैं। काव्या थाल लेकर पीछे मुड़ती है तो उसकी नज़र सीधे प्रीत पर पड़ती है। प्रीत ने इस वक्त सफ़ेद रंग का अनारकली सूट पहना था।
प्रीत मेकअप नहीं किया करती थी, बिल्कुल काव्या की तरह। प्रीत की आंखें ऐसी थीं कि कोई भी उसे देख ले तो उसी में खो जाए। प्रीत दिखने में बहुत खूबसूरत थी। वहीं प्रीत की नज़र जैसे ही काव्या पर पड़ती है तो वो उसी में खो जाती है। काव्या पीले रंग की साड़ी में फूल की तरह खिल रही थी। काव्या प्रीत से थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। मांग में भरा सिंदूर से वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। काव्या अपने कदम बढ़ाते हुए प्रीत के साइड से निकल जाती है। उसके जाते ही प्रीत नफरत से कहती है, तो इसने अर्जुन को अपनी खूबसूरती से रिझाकर मुझसे अलग कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, आज के बाद ये अपना खूबसूरत चेहरा देख नहीं पाएगी और ना ही किसी को दिखा पाएगी। इतना बोलकर प्रीत किसी को कॉल करती है और कहती है, तुम्हें एक फ़ोटो भेजी है, कुछ घंटे में वो हमारे कब्जे में होनी चाहिए। प्रीत कॉल को कट करके कहती है, अब मैं देखती हूँ अर्जुन को मुझसे कौन छीनता है। रास्ते का कांटा तो कुछ ही देर में भस्म हो जाएगा। इतना बोलते हुए प्रीत मुस्कुराते हुए मंदिर में पूजा करवाने के लिए चली जाती है। काव्या हर बार की तरह पूजा करने के बाद बेंच पर बैठी पहाड़ियों के खूबसूरत नज़ारों को देखने में व्यस्त थी। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। काव्या फ़ोन निकालकर स्क्रीन पर देखती है तो उसकी धड़कनें एकाएक बढ़ जाती हैं। काव्या के फ़ोन पर आदित्य का नाम फ्लैश हो रहा था। काव्या कॉल को रिसीव ही करने वाली होती है कि उसके हाथ एकदम से रुक जाते हैं और वो आदित्य के कॉल को इग्नोर करते हुए साइड में रख देती है। आदित्य 6-7 बार कॉल करता है लेकिन काव्या कॉल रिसीव नहीं करती। कुछ पल में काव्या का फ़ोन रिंग करना बंद हो जाता है। काव्या फिर एक बार पहाड़ियों की खूबसूरत नज़ारों में खो जाती है। तभी एक बॉडीगार्ड काव्या की तरफ फ़ोन बढ़ाकर कहता है, मैम बॉस आपसे बात करना चाहते हैं। काव्या नाराज़गी से कहती है, उनसे कह दीजिए हम बिल्कुल ठीक हैं और हमें अब किसी से बात करने का मन नहीं है। बॉडीगार्ड की तो डर से पसीने ही छूटने लगते हैं। वो फ़ोन को लेकर स्क्रीन को देखता है तो कॉल कट चुका था। ये देखकर बॉडीगार्ड राहत की सांस लेता है और वहाँ से चला जाता है। काव्या आंखें बंद करके चेयर से टेक कर बैठ जाती है। इधर प्रीत के फ़ोन पर कॉल आता है। वो तुरंत कॉल रिसीव करती है। क्या हुआ? उधर से आवाज़ आती है, सॉरी मैम, लेकिन उन्हें किडनैप करना मुश्किल है। मंदिर के चारों तरफ सिंघानियास के बॉडीगार्ड हैं। आदित्य सिंघानिया ने फुल सेफ्टी की हुई है। प्रीत गुस्से से कॉल कट करती है और कहती है, ये आदित्य सिंघानिया हर बार मेरे रास्ते में आता रहता है। इसे बहुत फिक्र है अपनी भाभी की। कोई बात नहीं, कब तक ये मुझसे बच पाएगी। इसे मरना तो मेरे ही हाथों है। प्रीत अब मंदिर से निकल जाती है। वो हर तरफ नज़र डालती है तो सच में आदित्य ने बहुत ही ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी कर रखी थी। प्रीत चिढ़ते हुए कहती है, सिक्योरिटी तो ऐसे करके रखी है कि जैसे कोई सेलिब्रिटी मंदिर में आया हो। ये आदित्य सिंघानिया एक मौका तक नहीं देता दुश्मनों को। मेरे प्यार का दुश्मन बना बैठा है। एक तो इसकी खड़ूस दादी और एक खड़ूस पोता। इन दोनों की वजह से मैं आज तक अर्जुन से बात तक नहीं कर पाई। प्रीत अब कार की सीट पर टेक लगाकर आंखें बंद करके उस पल को याद करती है जब उन्होंने अरुणी देवी से प्रीत के रिश्ते के लिए बात की थी। एक कमरे में अरुणी देवी किसी रानी की तरह बैठी थी और उनके सामने प्रीत के पिता शंकर राठौर और प्रीत के दादाजी प्रलय सिंह राठौर बैठे हुए थे। प्रलय सिंह राठौर बहुत नरमी से कहते हैं, देखिए हमारे परिवार के बीच जो दुश्मनी है उसकी जड़ तो ख़त्म हो चुकी है, तो ये दुश्मनी किस बात की। हम चाहते हैं कि हम हमारी दुश्मनी को छोड़कर एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। अरुणी देवी फीकी मुस्कान लिए कहती हैं, रिश्ते तोड़ने वाले रिश्ते जोड़ने की बात कर रहे हैं। हमें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तभी प्रीत तुरंत कहती है, दादी आप। वो इतना ही बोलती है कि अरुणी देवी तेज चिल्लाते हुए कहती हैं, दादी मैं बस अपने पोते पोतियों के लिए हूँ, किसी अनजान के लिए नहीं, तो आइंदा से याद रखना। प्रीत बिल्कुल चुप हो जाती है। प्रलय सिंह राठौर फिर कहते हैं, देखिए हमें पता है कि हमारे परिवार ने जो आपके परिवार के साथ किया वो बिल्कुल गलत था, लेकिन अब हम होनी को तो नहीं टाल सकते। जो होना था वो हो गया। अतीत को भूलकर आगे की सोचें तो बेहतर होगा। अरुणी देवी सख्ती से कहती हैं, हम आप लोगों के साथ रिश्ता जोड़कर अपने दर्द को वापस बिल्कुल अपनाना नहीं चाहेंगे। हम लोगों के परिवार के साथ जो आपके परिवार ने नीच हरकत की उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे और ना ही भूलना चाहते हैं। आज आपके परिवार की वजह से हमारा परिवार अधूरा है, जो किसी वक्त पूरा हुआ करता था। इस बार शंकर राठौर कहते हैं, लेकिन इसमें हमारे या हमारे पापा की क्या गलती थी। जिसने गलती की उसे उसकी सज़ा मिल चुकी है।
अब आप हमें गुनहगार ठहराकर क्या साबित करना चाहती हैं? अरुणी देवी कहती हैं, गलती किसी की भी हो, खून तो एक ही है। कब आप अपनी गद्दारी दिखा दें इसका तो हमें अंदाज़ा भी नहीं। प्रलय सिंह राठौर गुस्से से चिल्लाते हुए उठते हैं, अरुणी देवी। अरुणी देवी भी अब अपनी जगह से उठकर कहती हैं, चिल्लाइए मत, ये आपका नहीं हमारा राज्य है। प्रीत अपने दादा को शांत कराते हुए कहती है, दादाजी प्लीज़ शांत हो जाइए। प्रलय सिंह राठौर गुस्से से कहते हैं, हम इतनी देर से शांत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें कुछ भी कहेंगी तो हम सुन लेंगे। अरुणी देवी कहती हैं, हमने भी नहीं कहा कि हमारी बातों को आप सुने, इसीलिए कह रहे हैं अभी इसी वक्त चले जाइए अपने बेटे और पोती को लेकर, और समझा दीजिएगा अपनी पोती को कि अर्जुन इस जन्म में तो कभी उन्हें नहीं मिल सकते, तो उनका पीछा करना या उन्हें पाने का ख्वाब देखना छोड़ दे। जैसे ही प्रीत ये सुनती है वो गुस्से से बौखला जाती है और कहती है, आप मुझे मेरे अर्जुन से अलग नहीं कर सकती। सुना आपने, मैं अर्जुन की होकर रहूंगी और अर्जुन मेरे। इस जन्म क्या, हर जन्म में अर्जुन सिर्फ और सिर्फ मेरे बनकर रहेंगे और आप कुछ नहीं कर सकती। अरुणी देवी भी गुस्से से कहती हैं, अर्जुन क्या, आपको हम अर्जुन की परछाई तक को देखने नहीं देंगे, उन्हें अपना बनाने का सवाल ही नहीं उठता। प्रीत कहती है, हम भी देखते हैं आप हमसे अर्जुन को कैसे दूर रखती हैं। अर्जुन सिर्फ हमारे हैं और जो हमारा होता है वो हमेशा हमारे पास रहता है। अरुणी देवी, अर्जुन आपके ना तो थे और ना ही हैं, और ना ही हम कभी उन्हें आपका होने देंगे। अर्जुन वही करेंगे जो हम चाहेंगे, अगर हम कहेंगे तो वो आपको देखेंगे भी नहीं, और वैसे भी हमें नहीं लगता कि उन्होंने आपको देखा भी होगा, और अब तो सवाल ही नहीं उठता कि हम कभी उन्हें आपको देखने भी देंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप अर्जुन से दूर रहिए। इतना बोलते ही अरुणी देवी वहाँ से चली जाती हैं। प्रीत गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेती है। प्रलय सिंह राठौर और शंकर राठौर तो लाचारी से अपनी पोती को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अरुणी देवी जो कहती हैं वो करके रहती हैं। अगर उन्होंने कहा है कि अर्जुन कभी प्रीत की नज़र में नहीं आएगा, इसका मतलब यही है कि वो प्रीत को कभी नहीं दिखेगा। उस वक्त के बाद ऐसा ही हुआ। प्रीत हर वक्त सिंघानिया विला के आगे पीछे घूमती रही, लेकिन उसे अर्जुन की एक झलक तक नहीं दिखी। इस वजह से प्रीत गुस्से से पागल हो गई, न ढंग से सोती न खाती। उसकी हालत देखकर प्रलय सिंह राठौर को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा के साथ साथ गुस्सा भी आया। उन्होंने सिंघानिया विला में हमले के बारे में सोचा भी था, लेकिन प्रीत ने मना कर दिया। वो इस वजह से दुश्मनी को फिर से बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो खुद को शांत करने लगी। फिर उसने सिंघानिया विला की तरफ जाना भी छोड़ दिया। सब एकदम शांत चल रहा था, लेकिन जब प्रीत को पता चला कि अरुणी देवी ने अर्जुन की शादी तय कर दी है, तो वो खुद को बिल्कुल रोक नहीं पाई। वो अपने प्यार को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसने हमले की तैयारी करने का सोचा। प्रीत ये सब के बारे में सोच ही रही थी, तभी उसे काव्या का चेहरा याद आता है। काव्या का चेहरा दिखते ही प्रीत गुस्से से मुट्ठी कस लेती है। अब तो प्रीत काव्या को अर्जुन की बाहों में इमेजिन करने लगी थी, उन्हें गले लगते हुए, उन्हें होठों में होठों को रखकर चूमते हुए, उन्हें एक ही बिस्तर पर सोते हुए। ये सब सोचते हुए तो प्रीत गुस्से से पूरी लाल हो जाती है। उसका मन करता है कि वो अभी तुरंत काव्या को अपने हाथों से बेरहमी से मौत के घाट उतार दे, लेकिन वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकती थी। बस वो ये सब सोच ही सकती थी। वहीं काव्या काफ़ी देर तक अपने अकेलेपन को गुजारने के बाद मंदिर से निकल जाती है। काव्या के साथ साथ ही चारों तरफ फैले बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे चले जाते हैं। वहीं आदित्य का ऑफिस में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसे बार बार काव्या की नाराज़गी याद आ रही थी, लेकिन आदित्य अब भी समझ नहीं पाया कि आखिर काव्या के नाराज़ होने की वजह क्या है। क्या ये हो सकता है कि उसने जो काव्या के साथ वाइल्ड बिहेव किया था, उसकी वजह से जो काव्या को दर्द हुआ था, कहीं काव्या इस वजह से तो नाराज़ नहीं है। लेकिन जो भी हो, नाराज़गी का कारण तो काव्या ही बता सकती थी। इसीलिए आदित्य अपने सिर को झटक कर ऑफिस के कामों में लग जाता है। विशाखा जी अरुणी देवी के कमरे के दरवाजे पर नॉक करती हैं। नॉक करते ही अरुणी देवी विशाखा जी को अंदर बुलाती हैं। अरुणी देवी कुछ फाइलों को बेड पर फैलाकर चेक कर रही थी। अरुणी देवी विशाखा जी को बैठने का इशारा करते हुए कहती हैं, क्या हुआ विश, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? विशाखा जी बैठ जाती हैं, फिर कुछ सोच मुस्कुराते हुए कहती हैं, माँ आप अब भी मेरे चेहरे को देखकर बता देती हैं कि हम परेशान हैं या नहीं। अरुणी देवी एक नज़र विशाखा जी को देखती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, आखिर बचपन से हमने ही तो आपको गोद में खिलाया है,
हम आपके बारे में नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा। विशाखा जी बस हाँ में सिर हिला देती हैं। फिर अचानक ही वो एकदम से सीरियस हो जाती हैं और अरुणी देवी की तरफ देखकर कहती हैं, माँ, हमें आपको कुछ कहना था। अरुणी देवी अपनी फाइल्स को साइड में रखकर विशाखा जी की तरफ देखकर कहती हैं, आपको इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं है विशाखा के चेहरे पर परेशानी झलकने लगती है। विशाखा जी बोलती हैं, माँ, ये बात हम काफ़ी वक्त से कहना चाहते थे लेकिन कभी वक्त ही नहीं मिला। अरुणी देवी गौर से उनकी बातों को सुन रही थी। विशाखा जी आगे कहती हैं, माँ, आपको तो पता ही है कि अर्जुन को काव्या से पहले हमने बहुत सी लड़कियों की फ़ोटोज़ दिखाई थी, लेकिन वो पहली नज़र में ही काव्या के साथ रिश्ते में जुड़ने के लिए तैयार हो गए थे। अरुणी देवी बीच में ही कहती हैं, हाँ, हमें ये पता है। विशाखा जी कहती हैं, लेकिन अब तो काव्या आदि के साथ जुड़ गई है और आप तो जानती ही हैं आदि को, उन्हें रिश्ते में बंधना पसंद नहीं है। अरुणी देवी बस विशाखा जी के आगे बोलने का ही इंतज़ार कर रही थी। विशाखा जी गहरी सांस लेते हुए कहती हैं, माँ, हमने काव्या की गर्दन पर आदि के प्यार की निशानी देखी। इसका मतलब है कि आदि ने काव्या को पत्नी के रूप में स्वीकार लिया है। अरुणी देवी को तो बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। वो एकदम से खुशी छलकने लगती हैं। वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, विश, इतनी अच्छी बात हमें आप इतनी देर से बता रही हैं। विशाखा जी अपनी जगह से खड़ी होकर कहती हैं, वही तो माँ, समझ नहीं आ रहा कि हमें इस बात पर खुश होना चाहिए या नहीं। अरुणी देवी कहती हैं, क्या मतलब है आपका। विशाखा जी अरुणी देवी के बिल्कुल पास जाकर उनका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, माँ, आप तो अर्जुन और आदि के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं ना। अरुणी देवी विशाखा जी के हाथों पर हाथ रखकर कहती हैं, हाँ, हमें अपने दोनों पोतों के बारे में अच्छे से पता है। विशाखा जी कहती हैं, माँ, जब अर्जुन होश में आकर कहेंगे कि वो काव्या को अपना बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। आपको तो पता ही है, अर्जुन को अपनी जिद के आगे कुछ नहीं दिखता। वो ये तक नहीं देखते कि काव्या किसी और की बन चुकी है। और आदि आदि को जब पता चलेगा कि अर्जुन काव्या को अपना बनाना चाहते हैं तो वो खुद ही काव्या का साथ छोड़ देंगे। उनसे दूर होने में एक वक्त नहीं लगाएंगे। उस वक्त काव्या तो बिखर जाएगी ना। हमने काव्या की आंखों में देखा है, उन्होंने आदि को दिल मन हर तरह से अपना लिया है, लेकिन आदि ने उनका साथ छोड़ दिया तो। विशाखा जी की हर एक बातों को सुनकर अरुणी देवी भी थोड़ी परेशान सी हो जाती हैं। अरुणी देवी कुछ सोचते हुए कहती हैं, चाहे कुछ भी हो, आदि हमारी बात बिल्कुल नहीं टालेंगे। और रही बात अर्जुन की जिद की, तो हम उन्हें समझा देंगे, या फिर अर्जुन की ज़िंदगी में भी कोई लड़की लानी होगी ताकि वो काव्या को भूल जाए। विशाखा जी अरुणी देवी की बातों पर संतुष्ट तो नहीं दिखती, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। विशाखा जी को परेशान देखकर अरुणी देवी उनके गालों पर हाथ रखकर कहती हैं, आप चिंता मत कीजिए विश, सब कुछ सही होगा। विशाखा जी हाँ में सिर हिला देती हैं, जैसे दिखा रही हूँ कि वो अरुणी देवी की बात से सहमत हैं। इधर काव्या कमरे के दरवाजे को खोलती है तो अचानक ही आदित्य काव्या का हाथ पकड़कर खींचते हुए दीवार से सटा देता है। काव्या बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य को देखती है, फिर एकदम से नजरें फेर लेती है। आदित्य जब से ऑफिस से आया था, काव्या बस उसे इग्नोर किए जा रही थी। आदित्य काव्या के इर्द गिर्द हाथ रखकर कहता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। काव्या आदित्य को देखकर भड़कते हुए कहती है, क्यों, इग्नोर करने की परमिशन सिर्फ आपको ही मिली है। काव्या के भड़कते हुए कहने पर आदित्य पहले तो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन जब उसे कल रात की बात याद आती है तो तुरंत समझ जाता है कि आखिर काव्या नाराज क्यों है। आदित्य काव्या के चेहरे को दोनों हाथों से थाम लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, सुबह तुम कह रही थी कि तुम्हें दर्द हो रहा है। आदित्य को अपनी बातों को टालते हुए देखकर काव्या बुरी तरह से चिढ़ जाती है। वो आदित्य के हाथों को अपने चेहरे से हटाते हुए कहती है, हाँ, हमें दर्द हो रहा है, आपके बिहेवियर से हमें दर्द होता है। जब चाहे करीब आते हैं, जब चाहे दूर जाते हैं, जब चाहे नज़रें मिलाते हैं और जब चाहे नज़रें फेर लेते हैं, जब चाहे बात करते हैं और ना चाहे तो इग्नोर करके चले जाते हैं। ये सब बोलते हुए काव्या की आंखें एकदम से नम हो जाती हैं। काव्या की इन शिकायतों को सुन आदित्य काव्या की आंखों में गहराई से देखने की कोशिश करने लगता है। काव्या भी आदित्य के बोलने का वेट करते हुए उसकी आंखों में ही देखती रहती है। काव्या की नम आंखों से आंसू एकदम से चेहरे पर लुढ़क जाते हैं। आदित्य काव्या के आंसू देखते ही बेचैन हो जाता है और अपने हाथों की उंगलियों से काव्या के बहते आंसुओं को रोक लेता है। आदित्य काव्या को ले जाकर बेड पर बिठाता है, खुद भी काव्या के बिल्कुल पास बैठ जाता है और काव्या के चेहरे को हाथों में भरकर
आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है इन सब की। दादी और सौरभ के अलावा तुम पहली हो जिससे मैं बात करता हूँ। तुमसे कैसे बात करूँ, क्या बात करूँ, मुझे थोड़ा भी आइडिया नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। काव्या बस आदित्य की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। आदित्य आगे कहता है, हर वक्त अकेलेपन से जीता आया हूँ। अचानक क्यों रिश्ते में जुड़ जाना, ये सब मेरे लिए अपनाना बहुत मुश्किल है। और रही बात तुम्हारे करीब जाने की, तो मैं सच में तुम्हारे करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाता। काव्या आदित्य की आंखों में डूब सी जाती है। आदित्य थोड़ा आगे बढ़कर काव्या के माथे को अपने होंठों से काफ़ी शिद्दत से चूम लेता है और फिर बाहों में भर लेता है। काव्या भी कसकर पकड़ लेती है। दोनों एकदम शांत से बैठे एक दूसरे की बाहों में सुकून महसूस करने लगते हैं। अचानक ही काव्या कहती है, आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे? आदित्य काफ़ी खामोश सा जवाब देता है, छोड़ना ना छोड़ना सब किस्मत के हाथ में है। किस्मत रही तो ज़िंदगी भर साथ निभाऊंगा, और किस्मत ने ही नकार दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। काव्या तुरंत अलग होकर आदित्य को देखती है। आदित्य भी खाली आंखों से काव्या को देखने लगता है। तभी आदित्य का फ़ोन रिंग होता है। आदित्य फ़ोन की स्क्रीन को देखता है, फिर काव्या के चेहरे को। काव्या एकदम नॉर्मल थी। आदित्य कॉल रिसीव करके कान के पास ले जाता है। उधर से माया की आवाज़ आती है, सर, मैम की तबीयत ख़राब होती जा रही है। वो हर वक्त आप लोगों को याद करती हैं। आदित्य, मैं कल ही अच्छे से डॉक्टर को भेज दूंगा। इतना कहकर आदित्य कॉल कट कर देता है। काव्या आदित्य के बहुत करीब थी, इसलिए उसने सारी बातें सुन ली। वो आदित्य को देखते हुए कहती है, रुखसार को डॉक्टर की नहीं, परिवार के साथ की ज़रूरत है। आदित्य अपने फ़ोन को साइड टेबल पर रखता है और काव्या के बगल में जाकर लेट जाता है। आदित्य काव्या को अपनी बाहों में आने के आंखों से इशारा करता है तो काव्या मुस्कुराते हुए झट से आदित्य की बाहों में चली जाती है। आदित्य काव्या को कसकर पकड़ लेता है और सिर को सहलाते हुए कहता है, इन सब के बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो, वैसे भी तुम बहुत कमज़ोर हो। कमज़ोर शब्द सुनते ही काव्या आदित्य को घूरने लगती है। आदित्य के चेहरे पर हर वक्त की तरह ही कोई एक्सप्रेशंस नहीं था। आदित्य काव्या को देखता है और उसकी नाक को पकड़कर कहता है, हर वक्त तुम्हारी नाक पर गुस्सा रहता है, इतना सारा गुस्सा लाती कहाँ से हो? काव्या अपनी नाक को छुड़ाकर झट से जवाब देती है, और आपके होंठों पर कभी मुस्कान ही नहीं होती, इतना सीरियसनेस लाते कहाँ से हैं? आदित्य एक पल काव्या की आंखों में देखता है और फिर उसे सीने में छुपाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। काव्या भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोनों ही सुकून से एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो जाते हैं। रात के करीब 12 बज रहे थे। ध्रुव अपने कमरे में आता है। कमरे में पहुंचते ही वो बेड पर नज़र डालता है तो वहाँ कोई नहीं होता। ध्रुव कमरे के चारों तरफ नज़र डालता है, फिर एकदम से उसकी नज़र बैल्कनी में चली जाती है। ध्रुव धीरे धीरे बैल्कनी की तरफ बढ़ता है और श्रेष्ठा को पीछे से गले लगा लेता है। श्रेष्ठा ध्रुव के छूते ही पीछे पलटती है और हाथ में लिए फ़ोटो को दिखाते हुए कहती है, ये कौन है? ध्रुव श्रेष्ठा के हाथों से फ़ोटो को तुरंत छीन लेता है तो श्रेष्ठा गुस्से से भर जाती है। श्रेष्ठा ध्रुव के कॉलर को पकड़कर कहती है, मुझे धोखा दिया ना, तो पहले मैं तुम्हें मार डालूंगी, फिर खुद मर जाऊंगी। ध्रुव अपना कॉलर छुड़ाकर बिना कुछ बोले कमरे के अंदर चला जाता है। श्रेष्ठा भी कमरे के अंदर जाती है तो देखती है ध्रुव उस फोटो को चूमता है और बड़े प्यार से डायरी में रखकर कबर्ड में रख देता है। श्रेष्ठा गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेती है। श्रेष्ठा गुस्से से आगे बढ़कर ध्रुव से कहती है, अगर उसी लड़की से प्यार करते हो, उस लड़की के साथ ही शादी करना चाहते हो, तो मुझे यहाँ क्यों रखा है? उस लड़की का। श्रेष्ठा इतना ही बोलती है कि ध्रुव गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, काव्या के खिलाफ एक शब्द भी नहीं। श्रेष्ठा ध्रुव को इतना गुस्से में देख डर जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी ध्रुव को इतने गुस्से में नहीं देखा था। श्रेष्ठा की आंखों में एकदम से आंसू छलकने लगते हैं। ध्रुव श्रेष्ठा के पास आता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, बेबी, तुम मुझे कुछ भी कहो, किसी के बारे में भी पूछो या कहो, लेकिन काव्या के बारे में ना तो तुम कोई सवाल करोगी और ना ही उसे कुछ बोलोगी। श्रेष्ठा के आंसू गालों पर आ जाते हैं। वो ध्रुव को देखते हुए कहती है, अगर तुम्हारे दिल में काव्या ही है तो मुझे इस धोखे में क्यों रखा कि तुम मुझसे प्यार करते हो? ध्रुव श्रेष्ठा के आंसुओं को पोंछता है और अपने सिर पर उसका सिर साथ में जोड़कर आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने किसी को धोखे में नहीं रखा। आई रियली लव यू। श्रेष्ठा के आंसू एक बार फिर गालों पर लुढ़क जाते हैं। जब ये ध्रुव देखता है तो श्रेष्ठा के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और काफ़ी इंटेंशनली श्रेष्ठा को किस करने लगता है।
ध्रुव के होठों को अपने होठों में महसूस होते ही श्रेष्ठा अपनी आंखें बंद कर लेती है और कसकर ध्रुव के कंधे को पकड़ लेती है। बहुत देर तक ध्रुव श्रेष्ठा के होठों को आज़ाद करता है और उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है। खुद भी उसके बगल में लेटकर श्रेष्ठा को अपने ऊपर खींच लेता है। श्रेष्ठा की नज़रें ध्रुव से मिलती हैं। ध्रुव श्रेष्ठा की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम मेरे लिए जितनी इम्पोर्टेंट हो उससे भी ज़्यादा मेरे लिए काव्या इम्पोर्टेंट है। काव्या वो पहली लड़की है जिसके साथ रहने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। काव्या से तो तुम भी मिल चुकी हो, देखा नहीं कितनी मासूमियत है उसमें। वो हर किसी को दर्द से दूर करने की कोशिश करती है, हर पल लोगों के बीच खुशियाँ बांटती है। श्रेष्ठा ध्रुव की बातों को बहुत ध्यान से सुनती है। हाँ, ये सच तो था कि श्रेष्ठा काव्या से मिल चुकी है और उसने उसकी मासूमियत भी देखी थी। ध्रुव मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हें पता है, जब मैं काव्या से पहली बार मिला था एक अलग ही एहसास था उस पल में। मैं हमेशा से ऐसा ही था, लोगों पर रहम ना करने वाला। खून, रेप, ज़बरदस्ती, इनके अलावा मैंने कुछ नहीं सीखा। इन सब चीज़ों से मुझे कोई खुशी नहीं मिलती थी, बल्कि घुटन होती थी। पर बचपन से मुझे ये सभी सिखाया गया, लेकिन जब मेरी लाइफ में काव्या आई तो वही मेरे मुस्कुराने की वजह बन गई। ध्रुव श्रेष्ठा के बालों को चेहरे से हटाते हुए कहता है, जब भी मैं खून खराबा करता तो सुकून ढूंढते हुए मैं काव्या के पास चला जाता, उसके साथ वक्त बिताता। वो हर पल मेरे घुटन को कम करने की वजह बन जाती। उसकी मुस्कुराहट देख मेरे दिल में सुकून सा लाता था। धीरे धीरे मुझे काव्या का साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा और वो मेरी आदत बन गई। हमेशा उससे मिलना, बातें करना, हर पल उसे अपनी नज़रों के सामने देखना। सच में बहुत ज़्यादा लगाव हो गया मुझे उससे। श्रेष्ठा एकदम से कहती है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? श्रेष्ठा के सवाल पर ध्रुव श्रेष्ठा की आंखों में देखने लगता है। श्रेष्ठा की आंखों में आज अजीब सा डर दिख रहा था। ध्रुव को खोने का डर, ध्रुव को किसी और के होने का डर। ध्रुव श्रेष्ठा के माथे को चूमकर कहता है, बेबी तुम आज बिल्कुल भी वो नहीं लग रही जिससे मैं प्यार करता हूँ। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तुम में डर का एक कतरा भी नहीं था और बिना मतलब आंसू तो बहाती ही नहीं थी। श्रेष्ठा ध्रुव की आंखों में देखकर कहती है, क्योंकि उस वक्त मुझे किसी को खोने का डर नहीं था, लेकिन अब है। अब मुझे अपने प्यार को खोने का डर है, तुम्हें खोने का डर है। ध्रुव बहुत सीरियसली कहता है, बेबी अगर तुम्हारे मन में डर है तो तुम अभी इस वक्त मुझे छोड़कर चली जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इतना बोलते ही ध्रुव श्रेष्ठा को अपने से अलग करता है और उठकर बैल्कनी की तरफ चला जाता है। श्रेष्ठा बस उसे देखती रहती है। उसे ध्रुव का यूं खुद से दूर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं ध्रुव बैल्कनी में खड़ा सिगरेट के लंबे लंबे कश लेने लगता है। कुछ देर तक ध्रुव ऐसे ही सिगरेट के कस लेते रहता है। तभी अचानक श्रेष्ठा ध्रुव को अपनी तरफ पलटाती है और खींचकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर मार देती है। ध्रुव जो इसके लिए रेडी नहीं था वो थोड़ा पीछे होता है और उसका चेहरा थोड़ा साइड में हो जाता है। ध्रुव भी एकदम गुस्से से आगे बढ़कर अपना हाथ श्रेष्ठा पर उठाता है कि उससे पहले श्रेष्ठा झट से उसका हाथ पकड़कर झटक देती है और अचानक से ध्रुव की गर्दन पकड़कर रेलिंग पर सटा देती है। श्रेष्ठा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, वहीं ध्रुव भी गुस्से में था। दोनों ही एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। श्रेष्ठा ध्रुव की गर्दन पर हाथ कसते हुए गुस्से से कहती है, आइंदा छोड़कर जाने को बोला ना तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। क्या समझते हो तुम मुझे? थोड़ी सॉफ्टनेस क्या दिखा दी? हल्के में ले रहे हो मुझे? प्यार के लिए अगर मैं अपनी जान दे भी सकती हूँ तो वक्त आने पर तुम्हारी जान ले भी सकती हूँ। और क्या कहा तुमने? तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते? तो मैं बता दूं कि बेबी भले ही तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, लेकिन मैं जाऊंगी सिर्फ अपनी मर्जी से। श्रेष्ठा के हाथ बहुत ज़्यादा ध्रुव की गर्दन पर कसने से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। श्रेष्ठा झटके से ध्रुव की गर्दन को छोड़ती है तो ध्रुव ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है। श्रेष्ठा ध्रुव की तरफ पानी बढ़ा देती है। ध्रुव जल्दी से पानी लेकर पीने लगता है। बहुत देर बाद ध्रुव नॉर्मल होता है तो वो श्रेष्ठा को घूर कर देखने लगता है और फिर अचानक ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। श्रेष्ठा मुस्कुराहट देखकर सख्त लफ्ज़ों में कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे और काव्या का क्या रिश्ता था, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे अलावा किसी और की तरफ देखने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें बता दूं कि कराटे और बॉक्सिंग में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऐसा हाल करूँगी तुम्हारा कि किसी को देखने लायक नहीं रहोगे। ध्रुव श्रेष्ठा के हाथों को खींचकर अपने पास कर लेता है और जिस हाथ से उसने थप्पड़ मारा था उस हाथ को अपने हाथों में लेकर चूम लेता है।
इतना करते ही ध्रुव श्रेष्ठा की आंखों में देखते हुए कहता है, हमेशा ऐसी ही रहना। श्रेष्ठा ध्रुव के गालों को देखती है जिसमें थप्पड़ के निशान बन चुके थे। श्रेष्ठा अपना हाथ बढ़ाकर ध्रुव के गालों को छूती है, जिससे ध्रुव के मुंह से आह निकल जाती है। श्रेष्ठा उसे घूरते हुए कहती है, पड़ गया ना थप्पड़, क्या ज़रूरत थी फालतू की बातें करने की। अब इसका निशान भी अच्छी तरह दिख रहा है। कल ऑफिस गए तो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तब क्या बोलोगे। ध्रुव श्रेष्ठा की कमर पर अपने हाथों को लपेट कर कहता है, कह दूंगा कि मेरी बेबी अपनी बॉक्सिंग या कराटे की प्रैक्टिस कर रही थी। श्रेष्ठा चिढ़ते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो। श्रेष्ठा ध्रुव को अंदर ले जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स से दवाई लेकर गालों पर लगाती है। वहीं ध्रुव एकटक श्रेष्ठा को ही देख रहा था। गालों पर दवाई लगाकर श्रेष्ठा ध्रुव को लेटने का इशारा करती है तो ध्रुव चुपचाप लेट जाता है। श्रेष्ठा भी लेटकर खुद को ध्रुव की बाहों में कैद कर देती है। सुबह जब काव्या की आंखें खुलती हैं तो सामने देखकर उसकी धड़कनें अचानक ही बढ़ जाती हैं। आदित्य ब्लैक बिजनेस सूट पहने सामने खड़ा था। आदित्य बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। काव्या की तो नज़रें ही उस पर से नहीं हटती। वो एकटक आदित्य को देखे जा रही थी। वहीं आदित्य अपने फ़ोन पर मेल चेक करने में लगा था। काव्या मन ही मन कहती है, यार ये तो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। यही वजह थी कि कॉलेज की लड़कियां इसके पीछे पागलों की तरह पड़ी रहती थीं। अचानक ही काव्या अपनी जगह से उठती है और सीधे आदित्य के पास जाकर गले लगा लेती है। काव्या के अचानक ऐसा करने से आदित्य कुछ समझ नहीं पाता। काव्या आदित्य से थोड़ा अलग होकर अपने पंजों पर खड़ी होकर आदित्य के माथे को अपने होठों से चूम लेती है। काव्या की हाइट आदित्य के साथ बिल्कुल परफेक्ट थी। काव्या आदित्य के सामने खड़ी होती है तो उसकी नाक तक पहुंच जाती है। काव्या के होठों के स्पर्श से आदित्य जम जाता है। काव्या अब ठीक से खड़ी होकर आदित्य को देखने लगती है। आदित्य अपने हाथ से अपने माथे को छूता है, फिर काव्या को देखता है। काव्या मुस्कुराते हुए कबर्ड की तरफ जाकर कपड़े लेती है और वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहती है, आज आप थोड़ा संभल कर रहिए। आदित्य जल्दी से काव्या को कमर से पकड़कर खींच लेता है और सवालिया नज़रों से देखते हुए कहता है, क्यों, आज ऐसा क्या है। काव्या भी एकदम से जवाब देती है, ये सवाल आप आईने के सामने जाकर खुद से पूछ लीजिए। इतना बोलते ही काव्या आदित्य से खुद को छुड़ाती है और वॉशरूम में चली जाती है। वहीं आदित्य एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखता है, फिर आईने के सामने जाकर खड़ा होकर खुद को देखने लगता है। तभी सौरभ अंदर आता है। आदित्य को आईने के सामने खड़े होकर कुछ खोजते हुए देखकर पूछता है, क्या हुआ आदि, तू आईने में क्या ढूंढ रहा है। आदित्य सौरभ को देखकर काव्या की हरकतों और कही हुई बातों को बताता है। ये सुनकर सौरभ हंसने लगता है। सौरभ हंसते हुए कहता है, तू सच में रोमांस के नाम पर बस बाइट करना जानता है। आदित्य सौरभ को घूरते हुए देखने लगता है। सौरभ जल्दी से आदित्य के पास जाता है और उसे आईने की तरफ मोड़कर कहता है, जब तू इतना हैंडसम बनकर ऑफिस जाएगा तो लड़कियों की नज़रें तो तुझ पर टिकी रहेंगी ना। और अगर किसी लड़की ने तुझे पटा लिया तो फिर तू ही सोच भाभी का क्या होगा। इसीलिए तो तुझे भाभी संभल कर रहने के लिए कह रही थी। आदित्य पहले खुद को आईने में देखता है और फिर से सौरभ को घूरने लगता है। सौरभ सिर हिलाते हुए कहता है, यार मैं सच बोल रहा हूँ। आदित्य सौरभ को इग्नोर करके कमरे से बाहर चला जाता है। तो वहीं सौरभ मुंह बनाते हुए कहता है, भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं रहा। तभी काव्या वॉशरूम से बाहर आते हुए कहती है, आप किससे बात कर रहे हैं। सौरभ काव्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं भाभी, किसी से भी नहीं, वो मैं आपको ही बुलाने आया था, आपको सब नीचे बुला रहे हैं। काव्या, ठीक है आप जाइए, मैं आती हूँ। सौरभ कमरे से चला जाता है। काव्या आज रेड कलर की साड़ी पहने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। काव्या अपने बालों को कोम करने में बिजी थी कि आदित्य अचानक से पीछे से उसके पेट पर अपना हाथ रख देता है। काव्या एकदम से सिहर उठती है। वो आईने में देखती है। आदित्य को देखते ही उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। आदित्य काव्या के कान के पास जाकर कहता है, अगर मेरी तारीफ ही करनी थी तो सीधे सीधे कर देती, बात को इतना घुमा फिरा कर बोलने की क्या ज़रूरत थी। काव्या की तो हालत ही ख़राब होने लगती है आदित्य को इतने पास देखकर। आदित्य काव्या को अपनी तरफ पलटाता है और उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, तुम भी आज थोड़ा संभल कर रहो। आदित्य काव्या से दूर होकर फाइल लेकर बाहर चला जाता है। काव्या अपने आप को आईने में देखती है, फिर आदित्य की बात को याद करते हुए शर्माते हुए मुस्कुरा देती है। काव्या नीचे जाकर सबके साथ बैठकर नाश्ता करती है। सब सोफे पर ही बैठे थे, तभी अनुराग अचानक उठकर कहता है,
मैं सोच रहा था क्यों ना आज हम सब कहीं बाहर घूमने जाएं। सबकी तो आज छुट्टी है, घर में रह रहकर बोर ही होने वाले हैं। रूमानी झट से कहती है, लेकिन भाई जाएंगे कहाँ? अनुराग कुछ सोचते हुए कहता है, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। सौरभ भी अनुराग का साथ देते हुए कहता है, हाँ ये सही है। अनुराग अपना फ़ोन निकालते हुए, तो ये फिक्स हुआ, मैं तंश को भी बुला लेता हूँ। तंश नाम सुनते ही रूहानी का दिल जोरों से धड़कने लगता है, लेकिन वो एकदम नॉर्मल होकर बैठी थी। अनुराग फ़ोन पर, यार तंश, आज ना हम सब जा रहे हैं और वैसे भी तू कुछ ही दिनों बाद यहाँ से चले जाएगा। उधर से तंसज बोलता है, अरे यार सॉरी, लेकिन मेरी मीटिंग है आज। अनुराग चिढ़ते हुए कहता है, तुझे काम के अलावा कुछ नहीं दिखता? मैं कुछ नहीं जानता, तू आ रहा है बस। अभी 10 मिनट में हम निकल रहे हैं। इतना बोलते ही बिना तंसज की बातें सुने कॉल कट कर देता है। कुछ 10 मिनट बाद सभी बाहर निकलते हैं तो देखते हैं तंसज कार से टिककर ही बाहर खड़ा था। अनुराग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और तंसज को गले लगाकर कहता है, मुझे पता था तू ज़रूर आएगा। तंसज अनुराग को दूर करके घूर कर देखते हुए कहता है, नहीं आता तो तू कॉल करके मेरा सिर खा लेता। अनुराग खुद की तारीफ करते, अब मैं क्या करूं, मैं हूं ही सबकी फिक्र करने वाला। तंसज चिढ़ते हुए कहता है, हाँ हाँ मुझे सब पता है। अनुराग कार में ड्राइविंग सीट पर बैठता है। काव्या उसके बगल में बैठती है। सौरभ, रूहान और रूमानी पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। अब आखिर में रूहानी बचती है। अनुराग कार से बाहर निकलकर कहता है, रूह तू तंसज के साथ आ जा। रूहानी घूरते हुए अनुराग को देखती है, फिर कहती है, कोई बात नहीं, आज मैं नहीं जाऊंगी। काव्या जल्दी से बाहर निकलती है और कहती है, आप ही क्या कह रही हैं? आप नहीं गई तो हम भी नहीं जाएंगे। काव्या की बात सुनकर रूहानी एकदम से उसके पास जाकर कहती है, भाभी आप मेरी वजह से ऐसे? काव्या बीच में ही कहती है, शादी के बाद पहली बार तो आप सबके साथ वक्त बिताने को मिला है और आप ऐसा कर रही हैं। रूहानी काव्या को देखकर, ठीक है भाभी, मैं आप सबके साथ जाऊंगी। उसके हाँ बोलते ही काव्या कार में बैठ जाती है। वहीं रूहानी तंसज की कार की तरफ बढ़ जाती है। रूहानी तंसज की कार का दरवाज़ा खोल अंदर बैठ जाती है। उसके बैठते ही तंसज अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाता है और कार स्टार्ट करता है। रूहानी एक नज़र तंसज को देखती है, फिर खिड़की से बाहर देखने लगती है। इधर काव्या खिड़की से बाहर देखकर आदित्य के बालों को याद करते हुए बार बार मुस्कुराने लगती है, तो कार में बैठा हर कोई नोटिस कर रहा था। अनुराग शरारत से कहता है, भाभी ऐसी भी क्या बात है जो आप इतना मुस्कुरा रही हैं? हमें भी बताइए ताकि हम भी मुस्कुरा सकें। काव्या अचानक से सकपका जाती है और नज़रें चुराते हुए कहती है, नहीं कुछ भी तो नहीं। काव्या की हालत देखकर सब मुस्कुराने लगते हैं। काव्या खुद को नॉर्मल करती ही है कि उसका फ़ोन रिंग होता है। काव्या फ़ोन की स्क्रीन को देखती है तो उसकी हालत फिर से ख़राब हो जाती है। काव्या के फ्लैश हो रहे नाम को सौरभ और अनुराग देख लेते हैं। उन्हें काव्या की हालत देखकर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। काव्या सबको एक नज़र देखती है, फिर कॉल रिसीव करती है। काव्या कान के पास फ़ोन को लगा लेती है। काव्या बिल्कुल खामोश सा उधर से बोलने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। काव्या खामोशी से फ़ोन को कान के पास ले जाती है और दूसरी तरफ से बोलने का इंतज़ार करती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोलता। बहुत देर तक जब दूसरी तरफ से आवाज़ नहीं आती तो काव्या फ़ोन की स्क्रीन को देखती है जिस पर कॉल कट हो चुका था। काव्या बुरी तरह से चिढ़ जाती है। वो मुंह बनाते हुए धीरे से कहती है, ये कभी नहीं सुधर सकते। मेरी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो शायद इनकी हरकतों को देखकर जहर खाकर मर गई होती। काव्या को यूं मुंह बनाता देख अनुराग बोलता है, भाभी आप सच में इतनी ज़्यादा क्यूट है। भगवान ने आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है जो मेरे खड़ूस भाई के साथ आपका रिश्ता जोड़ दिया। काव्या बिना सोचे समझे बोलती है, सच कहा आपने। कहाँ मैं सोच रही थी कि एक रोमांटिक पति मिल जाए जिसके लिए हर शिवरात्रि को 2 दिन तक उपवास भी रखा करती थी, लेकिन मिले भी तो कैसे? बिल्कुल फ़ोन के समान, जब कॉल आए तो बात करो और ना आए तो आने का इंतज़ार करते रहो। काव्या की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। उन सभी ने कभी भी काव्या का ये रूप नहीं देखा था। काव्या हमेशा खुलकर ही बात किया करती थी, जिसका अंदाज़ा आज सबको हो चुका था। सब आंखें फाड़े काव्या को ही देख रहे थे। जब काव्या को ये एहसास होता है तो वो सबको देखती है। सबको यूं घूरता देखकर काव्या अपने कहे गए शब्दों को याद करती है तो उसकी भी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। काव्या जल्दी से नज़रें इधर उधर करने लगती है और धीरे से कहती है,
ये हमने क्या कह दिया? अनुराग अपनी ड्राइविंग पर फोकस करते हुए सिचुएशन को सही करते हुए कहता है, वैसे भाभी आप गलत नहीं हैं। हर किसी लड़की को ऐसा ही पति चाहिए जो उनसे प्यार भरी बातें करे, उनके साथ वक्त बिताए। मेरे खड़ूस भाई से तो आप उम्मीद ही मत कीजिए। काव्या आप कुछ नहीं कहती। सौरभ अनुराग को घूरते हुए कहता है, अनुराग ज़्यादा मत बोलो। अगर आदि को पता चला ना तो तू उसके खिलाफ भाभी को भड़का रहा है, फिर तू सोच लेना क्या होगा तेरा। अनुराग एटीट्यूड सा जवाब देता है, आपको क्या लगता है सौरभ भाई, मैं डरता हूँ उनसे? मैं कोई डरता वरता नहीं हूँ। सौरभ अपना फ़ोन निकालते हुए, ठीक है फिर मैं अभी आदि को कॉल करता हूँ। अनुराग जल्दी से, सौरभ भाई आप हमारा एक्सीडेंट करवाना चाहते हैं क्या? आपको पता नहीं है चलती कार पर फ़ोन पर बात करना नहीं चाहिए। सौरभ घूरते हुए कहता है, चलती कार पर ड्राइव करने वाले को फ़ोन पर बात नहीं करनी चाहिए, और मैं बैक सीट पर बैठा हूँ। अनुराग की तो हालत ख़राब हो जाती है सौरभ की बात सुनकर। भले ही अनुराग ने कभी आदित्य से बात नहीं की थी, लेकिन वो आदित्य का गुस्सा अच्छे से जानता था। अनुराग की हालत देखकर रूमानी की हंसी छूट जाती है। रूमानी खिलखिलाकर हंसने लगती है। अनुराग एक नज़र रूमानी को घूरता है और ड्राइविंग पर फोकस करते हुए कहता है, तुझे बहुत हंसी आ रही है रूमा? लगता है तुझे भी रूह की तरह किसी से सेट करवाना पड़ेगा। रूमानी की हंसी पल भर में गायब हो जाती है। अनुराग रूमानी को परेशान करने के लिए फिर से कहता है, मैं आज ही दादी को कह दूंगा रूमा के लिए भी कोई लड़का ढूंढ ले और जल्दी से शादी करके यहाँ से विदा कर दे। क्या बोलते हो रोहान? रोहान तुरंत जवाब देता है, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ कि कब दोनों इस घर से चली जाएं। और हाँ अनुराग भाई, हम लोग रूमा के लिए लड़का नहीं कोई बुढ़े को ढूंढ लेंगे जो अमीर हो। रूमानी एक पंच रोहान के कंधे पर मारती है और कहती है, आप दोनों बहुत बुरे हैं। रूहान और अनुराग हंसते हैं। सौरभ उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहा था, वहीं काव्या तो ये सब एंजॉय कर रही थी। वो भी मुस्कुराते हुए तीनों की बातें सुन रही थी। रूहान अपने कंधे को सहलाते हुए कहता है, इसमें हम बुरे कहाँ से बन गए? अरे तेरे लिए अच्छा ही तो सोच रहे हैं। देख, अगर किसी जवान लड़के के साथ तेरी शादी हुई तो पूरी ज़िंदगी उसे झेलना पड़ेगा, और बुढ़ा रहा तो शादी के कुछ महीनों बाद ही उससे तेरा पीछा छूट जाएगा और तू अकेले उसकी जायदाद की मालिकिन होगी। अनुराग, वाह ब्रो, क्या आइडिया दिया तूने, मुझे तो बहुत पसंद आया। रूमानी दोनों को घूरती है और मुंह फेर कर बैठ जाती है। काव्या उन दोनों की बातें सुनकर हंसते हुए कहती है, लगता है आप दोनों ने भी सोच रखा है कि आप किसी अमीर बुढ़े से शादी करके उनकी जायदाद के मालकिन बनेंगे। अनुराग और रूहान काव्या की बात सुनकर झेंप जाते हैं और वहीं काव्या का सपोर्ट पाकर रूमानी की आंखें चमक जाती हैं। अब चिढ़ाने की बारी रूमानी की थी। यहाँ पर सब मस्ती मजाक करते हुए सब सफ़र को एंजॉय कर रहे थे, वहीं तनसच की कार में बिल्कुल शांति थी। रूहानी नोटिस करती है कि तनसच जब से आया था उसने रूहानी को एक नज़र तक नहीं देखा। ये बात रूहानी को अंदर ही अंदर खल रही थी। रूहानी बार बार तनसच को देख रही थी, लेकिन तनसच का पूरा फोकस ड्राइविंग पर था। रूहानी को आज पहली बार तनसच से बात करने की तड़प हो रही थी, लेकिन वो कर नहीं सकती थी। तनसच को देखकर साफ पता चल रहा था कि तनसच रूहानी को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। उसे रूहानी के होने ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। यही बात रूहानी को बेचैन कर रही थी। रूहानी अपने आप को काबू करते हुए फ़ोन पर फोकस करने लगती है। कुछ देर तक रूहानी फ़ोन पर बिजी होती है, लेकिन फिर से उसका ध्यान तनसच पर चला जाता है। रूहानी से अब बिल्कुल रहा नहीं जाता और वो धीरे से बोलती है, तंश। तनसच रूहानी को कोई जवाब नहीं देता, यहाँ तक कि देखता भी नहीं। रूहानी अब थोड़ा ज़ोर से बुलाती है, तंश। तनसच रूहानी की तरफ बिना देखे बोलता है, हाँ। तनसच की आवाज़ सुनकर रूहानी को बहुत अच्छा लगता है। रूहानी तनसच को देखते हुए कहती है, मुझे प्यास लगी है, मैंने पानी बॉटल अनुराग भाई की कार में रख दी, तुम्हारे पास? उसके इतना कहते ही तनसच बिना रूहानी की तरफ देखे और बोले पानी की बोतल पास कर देता है। तनसच का ऐसा बिहेवियर रूहानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो पानी की बोतल लेती है और पीने के लिए ढक्कन खोलती है। तभी तनसच कार रोक देता है। कार के रुकते ही रूहानी तनसच को देखती है। तनसच का यूँ कार रोकना रूहानी को समझ नहीं आता। रूहानी की नज़र अब पानी की बोतल पर पड़ती है, तभी उसे याद आता है कि वो चलती कार में पानी नहीं पीती थी, क्योंकि अचानक कभी ब्रेक लगने से पानी उसके ऊपर गिर जाया करता था। ये सब याद आते ही रूहानी फिर से तनसच को देखती है कि कितनी छोटी छोटी बातों को भी तनसच याद करके रखता था। रूहानी पानी पीती है और बोतल तनसच को पास कर देती है।
तंसज बॉटल को रख कार स्टार्ट करता है। रूहानी सीट से टेक कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसके सामने बीते पलों की तस्वीरें उभरने लगती है। एक लड़की। अरे यार रूह, तू कितनी लकी है, तुझे तंसज जैसा इतना अच्छा दोस्त मिला। वैसे हमने सुना है तुम्हारी एंगेजमेंट उसके साथ हुई है। रूहानी मुस्कुराते हुए हमें सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ यार तनु, उससे अच्छा मुझे कोई समझ नहीं सकता। सीरियसली उसके जैसा दोस्त मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिलता। तनु थोड़ी शक भरी नज़रों से देखकर कहती है, सिर्फ दोस्त या कुछ और भी? रूहानी तनु के सिर पर टपली मारते हुए कहती है, कुछ भी सोचती है, वो बस मेरा दोस्त है। तनु सीरियस होकर कहती है, यार रूह, अगर कभी ऐसा हुआ कि तंसज ने तुझे प्रपोज कर दिया तब तू क्या करेगी? रूहानी जैसे ही ये सुनती है एकदम से जम जाती है। तभी दूसरी दोस्त कोमल कहती है, इसमें सोचना क्या है यार, तंसज तेरा बचपन से दोस्त है और उससे तेरी बनती भी अच्छी है, तेरी हर चीज़ों का ख्याल रखता है। इंगेजमेंट तो हो ही गई, मैं तो कहती हूँ तुरंत उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेना। और वैसे भी मुझे तो अभी से उसकी आंखों में तेरे लिए बेइंतहा प्यार दिखता है। तभी रूहानी की एक और दोस्त मनीषा घमंड से कहती है, अच्छा रूह, अगर प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेगी तो उसके सपने का क्या होगा? देख रूह, प्यार को अगर तूने एक्सेप्ट कर लिया तो जल्दी ही तंसज तुझे शादी के लिए कहेगा और तू प्यार में उसके लिए तुरंत हाँ बोल देगी। फिर क्या है, शादी हो जाएगी, फिर तेरी पढ़ाई सपने सब बिखर जाएंगे। मनीषा रूहानी के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना, क्योंकि अगर तूने एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तू खुद को रोक नहीं पाएगी। इतना बोलते ही मनीषा वहाँ से जाने लगती है। कुछ दूरी पर रुककर मनीषा पीछे मुड़कर देखती है तो रूहानी बहुत गहरी सोच में डूबी थी। उसे ऐसे उलझा हुआ देखकर मनीषा कुटिल मुस्कान देती है और वहाँ से चली जाती है। इधर कोमल कहती है, अरे रूह, तू भी किसकी बकवास को सुनकर इतना सोच रही है? तुझे तो पता ही है ना, मनीषा तंसज को पसंद करती है, तो बस तुझे तंसज से दूर करने के लिए ये सब कह रही है। रूहानी परेशान होकर कहती है, लेकिन यार उसने जितना भी कहा सच ही तो है। अगर मैंने तंश के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया तो उसने मुझे शादी करने के लिए बोल दिया, तो मैं तो उसे मना ही नहीं कर पाऊंगी और मेरी पढ़ाई पूरी करने का सपना टूट जाएगा। तनु तुरंत कहती है, मुझे नहीं लगता तंसज ऐसा कुछ कहेगा या करेगा। कोमल भी तनु की बात पर हामी भरते हुए कहती है, हाँ तनु सही कह रही है, तंसज तुझे दुख देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। रूहानी बीते पलों को जी रही थी कि अचानक से वो अपनी आंखें खोलती है और तंसज को देखती है, जो अब भी कार ड्राइव कर रहा था। तंसज का बिहेवियर अब रूहानी से बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था। उसकी आंखें अचानक ही नम हो जाती हैं। रूहानी आंसुओं को छुपाते हुए बाहर देखने लगती है। वहीं तंसज का हाथ स्टीयरिंग पर कस जाता है। इधर ऑफिस में आदित्य अपने काम में बिजी था। उसे आते साथ काव्या को कॉल करने का मन हो रहा था तो उसने कॉल तो कर दिया, लेकिन क्या बात करे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और उधर से काव्या भी बिल्कुल चुप थी तो उसने भी कुछ नहीं कहा। वैसे तो उसे काव्या की आवाज़ सुननी थी, लेकिन काव्या तो कुछ बोली ही नहीं, इसीलिए उसने कॉल कट किया और अपने काम में व्यस्त हो गया। रॉकी कुछ फाइल्स लेकर आदित्य के केबिन में जा ही रहा होता है कि उसका फ़ोन रिंग होता है। रॉकी ब्लूटूथ पर टेप करता है। जैसे ही उधर से आवाज़ आती है, रॉकी की धड़कनें एकदम से तेज़ हो जाती हैं और सारी फाइल्स उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर जाती हैं। माया कॉल के उधर साइड से बोलती है, हेलो हेलो सर। रॉकी खुद को संभालता है और सख्त से लफ्ज़ों में, यस माया। माया कहती है, सर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, रुखसार मैडम की तबीयत वक्त के साथ बिगड़ती जा रही है। आदि सर तो मेरी बात ही नहीं मान रहे। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि रुखसार मैडम को अपनों की ज़रूरत है। रॉकी, माया डोंट वरी, आई कैन हैंडल इट। माया, थैंक यू सर। रॉकी जल्दी से कॉल कट करता है। तभी उसे पीछे कोई महसूस होता है। रॉकी पीछे मुड़कर देखता है तो वीर उसे अजीब नज़रों से देख रहा होता है। रॉकी आईब्रो सिकोड़ते हुए कहता है, ऐसे क्या देख रहा है? वीर जासूसी अंदाज में, देख रहा हूँ तो सर की इतनी इम्पोर्टेंट फाइल ज़मीन पर फेंक कर किससे बात कर रहा है? जैसे ही रॉकी ये सुनता है, जल्दी से पीछे मुड़कर सारी फाइल्स को उठाता है और झट से आदित्य के केबिन में चला जाता है। रॉकी फाइल को आदित्य के सामने टेबल पर रखता है तो उसे आदित्य की कड़क आवाज़ सुनाई देती है, चेक इट। रॉकी घबराते हुए, बट बॉस मैंने इन्हें पहले ही चेक कर लिया। आदित्य तेज़ आवाज़ में, आई सेड चेक इट।
रॉकी जल्दी से फाइल उठाता है और एक एक करके चेक करने लगता है। रॉकी को अब तक समझ आ चुका था कि आदित्य ने उसे फाइल गिराते हुए देख लिया है, इसी की अब उसे पनिशमेंट मिल रही है। रॉकी को फाइल चेक करने में पूरे 6 घंटे लगते हैं। अब वही फाइल्स उसे दोबारा से चेक करनी थी, मतलब फिर से 6 घंटे। शहर से दूर एक खूबसूरत सी जगह जहाँ कुछ चट्टानें, हरियाली, बहती नदी का पानी बिल्कुल स्वर्ग की भांति लग रहा था। फूलों की महकती खुशबू चारों ओर खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। चट्टानें बड़ी तो नहीं, बस ज़मीन पर बिछी हुई थी। हरियाली हर तरफ फैली थी। ये जगह रोड के कुछ दूरी पर थी। अनुराग कार साइड में रोकता है। कार रुकते ही सब लोग बाहर निकलते हैं। सबके चेहरे बहुत ज़्यादा खिले हुए थे। काव्या की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था इतना खूबसूरत नज़ारा देखकर। काव्या जल्दी से चट्टानों की तरफ बढ़ जाती है। सौरभ काव्या को इतना खुश देखकर जल्दी से फ़ोन निकालकर वीडियो करने लगता है। अनुराग और रोहान भी चट्टानों की तरफ बढ़ जाते हैं। सौरभ वीडियो करते हुए जाने लगता है। रूमानी भी उनके पीछे चली जाती है। वहीं तनसज की कार रुकती है। रूहानी कार रुकने पर भी नहीं उठती, जैसे उसे पता ही ना हो कि कार रुक चुकी है। तनसज भी उसे ना देखता है और ना कुछ बोलता है। वो भी वैसा का वैसा बैठा रहता है। 15 मिनट तक दोनों ऐसे ही बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं। बिल्कुल शांत सा माहौल था कार में। तभी तनसज का फ़ोन रिंग होता है। फ़ोन की रिंग से रूहानी होश में आती है, तनसज को देखती है। तनसज कॉल रिसीव करता है। कॉल स्पीकर पर था। उधर से अनुराग की आवाज़ आती है, अरे यार क्या कर रहे हो तुम दोनों कार के अंदर? 15 मिनट से निकल ही नहीं रहे हो। कहीं कार का दरवाज़ा लॉक तो नहीं हो गया? तनसज अनुराग की बातों को इग्नोर करके कहता है, हाँ हम आ रहे हैं। रूहानी अब खिड़की के बाहर देखती है। वो जल्दी से सीट बेल्ट निकालकर बाहर निकलती है और सीधे सभी लोगों के पास बढ़ जाती है। वहीं तनसज अब अपनी आंखों से गॉगल्स हटाता है। उसकी आंखें दर्द से भरी हुई थीं। वो रूहानी को जाते हुए देखता रहता है। तनसज कार को साइड में लगाकर फिर से गॉगल्स पहनता है और सबकी तरफ बढ़ जाता है। काव्या जल्दी से नदी की साइड पानी में पैर रखती है और बड़े से पत्थर पर बैठ जाती है। रूमानी और रूहानी भी काव्या के पास जाती हैं। वहीं सौरभ काव्या को वीडियो में कैद करते हुए आदित्य को सेंड कर देता है। तनसज अनुराग के पास जाता है। अनुराग तनसज को अजीब नज़रों से देखते हुए पूछता है, क्या कर रहे थे कार के अंदर? तनसज अनुराग के सवाल का कोई जवाब नहीं देता तो अनुराग कहता है, कहीं तुम दोनों कार के अंदर एक दूसरे के मुंह का स्वाद तो नहीं चख रहे थे? सौरभ भी अब शक भरी नज़रों से तनसज को देखता है। तनसज चिढ़ते हुए कहता है, इसीलिए बुलाया है क्या मुझे? अनुराग इतना चिढ़ क्यों रहा है? चल छोड़, जो भी तुम दोनों कर रहे थे, तुम दोनों की पर्सनल बात है। नज़ारों का आनंद लेते हैं। तीनों एक साइड बैठकर बातें करते हैं। वहीं रूहान बिल्कुल अलग खड़ा हुआ था। वो अपने पैंट की पॉकेट में दोनों हाथ रखकर एकदम सामने की तरफ देख रहा था। इस जगह को देखकर रूहान के पुराने दर्द हरे होने लगते हैं। रूहान के सामने अचानक ही बीते पल उभरने लगते हैं। रूहान, एक लड़का और एक लड़की नज़ारों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रहे होते हैं। वो लड़की फ़ोटो खींचने की ज़िद करती है तो वो लड़का रूहान को फ़ोन पकड़ाते हुए लड़की के साथ चला जाता है। रूहान मुस्कुराते हुए उन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर रहा था। वहीं वो लड़की एकटक रूहान को ही देखे जा रही थी, जिसकी जानकारी ना तो रूहान को थी और ना ही उस लड़के को। वो लड़का रूहान के पास आकर कहता है, रूहान अब तेरी बारी, जा पाखी के साथ खड़े हो जा। जैसे ही ये बात वो लड़की यानी पाखी सुनती है तो खुशी से भर जाती है। वहीं रूहान मना करते हुए कहता है, नहीं रेहान, मुझे नहीं खिंचवानी कोई फ़ोटो। रेहान पाखी को पास बुलाता है और रूहान से बोलता है, चल ठीक है, साथ में एक सेल्फी ही ले लेते हैं। पाखी दोनों के बीच खड़ी हो जाती है। रूहान इस बार मना नहीं करता। रेहान सेल्फी खींचता है, तभी उसका कॉल आता है तो वो कॉल रिसीव करते हुए दूर चला जाता है। पाखी रूहान के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। रूहान झटके से पाखी का हाथ झटकता है और भड़कते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो पाखी? पाखी प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहती है, आई लव यू रूहान। रूहान को एकदम से झटका लगता है। वो गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो? पाखी झट से रूहान के गले लग जाती है और कहती है, मैं सच कह रही हूँ, आई रियली लव यू। रूहान झटके से पाखी से अलग होता है। पाखी रूहान के इस तरह अचानक करने से नीचे गिर जाती है। फिर भी वो उठकर कहती है, प्लीज़ रूहान, मैं तुम्हें कब से बताना चाह रही थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा तुम्हें ही चाहा। रूहान,
तुम्हारा दिमाग खराब है पाखी, तुम्हें दिखता नहीं रेहान तुमसे कितना प्यार करता है, और तुमने तो उसके प्रपोजल को भी एक्सेप्ट किया था ना, तो फिर अब क्या हुआ? पाखी चिल्लाते हुए कहती है, मैंने प्रपोजल सिर्फ तुम्हारे लिए एक्सेप्ट किया था। अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करती तो रेहान मुझसे शायद दूर हो जाता, और उसके बिना मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती थी। जैसे ही रोहान ये सुनता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। रोहान गुस्से से कहता है, इसका मतलब तुम रेहान के साथ प्यार करने का नाटक कर रही थी। पाखी आगे बढ़कर कहती है, हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए रोहान। रोहान के हाथों की मुट्ठी गुस्से से कस जाती है। पाखी फिर से कहती है, और मुझे पता है रोहान, तुम भी मुझसे प्यार। रोहान बीच में ही गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। मैं बात भी तुमसे सिर्फ रेहान के लिए करता हूँ, वरना मैं तुम जैसी लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं। पाखी धमकाते हुए कहती है, देखो रोहान, अगर तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रोहान तुरंत कहता है, जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाखी रोहान को देखकर वहाँ से भागने लगती है। रोहान उससे पीट करके खड़ा हो जाता है। कुछ देर तक रोहान वैसे ही खड़ा होकर खुद के गुस्से को कंट्रोल करता है। तभी रोड पर ज़ोरदार एक्सीडेंट की आवाज़ आती है, और साथ ही रेहान की भी। रेहान पाखी का एक्सीडेंट होता देख ज़ोर से चिल्लाता है, पाखी। रोहान भी दौड़ते हुए जाने लगता है। तभी उसे एक बार फिर एक्सीडेंट की आवाज़ सुनाई देती है। वो घबराते हुए और तेज़ी से बढ़ने लगता है। रोहान रोड पर पहुंचता है तो जम जाता है। रोड पर दूर में पाखी की बॉडी खून से लथपथ पड़ी थी। रोहान की नज़र अब रेहान पर पड़ती है। रेहान रोड के बीचों बीच खून से लथपथ पड़ा था। रोहान दौड़कर रेहान के पास जाता है और घुटनों के बल बैठकर उसे उठा लेता है। रेहान धीरे धीरे आंखें खोलते हुए कहता है, रोहान यार प्लीज़ पाखी को बचा ले, उसे बचा ले। रोहान कांपते होंठों से कहता है, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, सुना तूने? रेहान गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। रोहान की आंखों से बेतहाशा आंसू बहे जा रहे थे। रेहान कुछ देर तक सांस लेता है, फिर अचानक उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। रोहान रेहान को उठाने की नाकाम कोशिश करने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोहान पागलों की तरह चिल्लाते हुए रेहान को बुलाने लगता है, लेकिन अब रेहान उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं सुन पा रहा था। रोहान रेहान को कसकर गले लगा लेता है, जैसे उसे उससे कोई छीन ले। लेकिन सच तो यही था कि रेहान छिन चुका था, वो अब बहुत दूर जा चुका था। रोहान गले लगे हुए रोने लगता है। तभी वहाँ एम्बुलेंस के साथ पुलिस की जीप आती है। पाखी भी मर चुकी थी, लेकिन रोहान को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ लोग रोहान से अलग करने लगते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। रोहान रेहान को छोड़ ही नहीं रहा था। उसने बहुत ही ज़्यादा टाइटली रेहान को पकड़ा हुआ था। सब हार मानकर दोनों को उठाकर एम्बुलेंस में ले जाते हैं। रोहान ने अब भी रेहान को नहीं छोड़ा था। वो बिल्कुल सदमे में चला गया। हर पल उसके साथ रहने वाला दोस्त आज उसे अकेला छोड़कर चला गया। ये बात रोहान बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा था। बीती बातों को याद करते हुए रोहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहे जा रहे थे। तभी अचानक उसके कंधे पर कोई साथ देने के मकसद के लिए हाथ रखता है। रोहान उसे एक नज़र तक नहीं देखता, सीधे पलटकर गले लग जाता है और रोने लगता है। अचानक रोहान के ऐसा करने से काव्या सहम जाती है। वहीं सबका ध्यान अब तक दोनों पर बिल्कुल नहीं था। सब फोटो खींचने में बिजी थे। काव्या रोहान की पीठ को सहलाते हुए कहती है, रोहान अपने आप को संभालो। रोहान जैसे ही काव्या की आवाज़ सुनता है जल्दी से उससे अलग होता है और नज़रें झुकाए हुए कहता है, सॉरी भाभी। काव्या रोहान की चिन को पकड़कर चेहरे को ऊपर उठाती है और आंखों में देखते हुए कहती है, भाभी माँ के समान होती है, उनसे गले लगना कोई गलत बात नहीं है। रोहान जब ये बात सुनता है तो एकदम से फिर से काव्या के गले लग जाता है। इस वक्त रोहान को किसी अपनेपन के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो काव्या पूरी कर रही थी। बहुत देर तक रोहान ऐसे ही रहता है। काव्या बस उसकी पीठ सहलाकर शांत करने लगती है। कुछ वक्त में रोहान बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो काव्या से कहता है, चलिए भाभी। काव्या पूछती है, अब आप बिल्कुल ठीक है ना? रोहान मुस्कुराते हुए कहता है, जिसके पास आप जैसी भाभी माँ का साथ हो तो उन्हें क्या हो सकता है। काव्या भी मुस्कुरा देती हैं और दोनों साथ में सबके पास चले जाते हैं। सब हंसते मुस्कुराते हुए फ़ोटो खींचने लगते हैं। हर किसी के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी, जो फ़ोटो की रंगत को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। वहीं इनसे कुछ दूरी पर खड़ा इंसान उनके हर बातों और करतूतों पर ध्यान दे रहा था। वो किसी को कॉल करते हुए कहता है,
राठी साहब, अरुणी देवी के पोते पोतियां और साथ में उनकी पोता बहू भी मौजूद है। आप कहें तो अभी उठा लें। उधर से काफ़ी नफरत भरी आवाज़ आती है। पोते पोतियों को उठाकर कुछ नहीं मिलने वाला। उसने हमसे हमारी बहू को छीना है ना, उसके बदले में हम उनसे उनकी पोता बहू छीनेंगे। जैसे उन्होंने हमारी बहू की शादी खुद के बेटे से कर दी, वैसे ही हम उनके पोता बहू की शादी खुद के पोते से करेंगे। फिर देखते हैं वो क्या करती हैं। इतना बोलते ही वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो आदमी कॉल कट करके जैसे ही कॉल लगाने की कोशिश करता है कि सामने बहुत सारी गाड़ियां आकर रुकती हैं। गाड़ियों को देखते ही वो आदमी कॉल कट कर देता है और कहता है, अरुणी देवी हर पल हमारी सोच से आगे निकल जाती है। वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। वहीं बॉडीगार्ड की इतनी सारी गाड़ियां देखकर अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, दादी भी ना एक मिनट भी हमें अकेला नहीं छोड़ती। हर पल अपने इन काले कपड़े पहने लोगों को हमारे पीछे लगा देती हैं। वो इतना बोलकर आगे देखता है तो आदित्य कार से निकलकर बाहर खड़ा हो जाता है। आदित्य को देखते ही सबकी हालत खराब हो जाती है। रूमानी जल्दी से कहती है, भाई जल्दी चलिए वरना आज किसी की खैर नहीं। सब तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं काव्या बस उन्हें जाते हुए देख रही थी। अनुराग पीछे मुड़कर देखता है। भाभी क्या आपको आज नहीं जाना? काव्या ना में सिर हिला देती है। अनुराग काव्या की तरफ बढ़ने को होता है कि सौरभ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे लेकर चला जाता है। सब कार में बैठकर चले जाते हैं। उनके साथ कुछ बॉडीगार्ड्स भी चले जाते हैं। सबके जाते ही आदित्य काव्या की तरफ बढ़ता है। काव्या पीठ करके खड़ी होकर नज़ारों को ही देख रही थी। आदित्य काव्या के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाता है। काव्या कहती है, क्या हम कुछ देर के लिए यहाँ नहीं रुक सकते? आदित्य सख्त लफ्ज़ों में कहता है, नहीं। आदित्य के कहते ही काव्या नीचे बैठ जाती है और कहती है, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगी। देखिए ना कितना खूबसूरत नज़ारा है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। आदित्य, मुझे और भी तरीके आते हैं तुम्हें लेकर जाने के। काव्या घूरते हुए कहती है, आप जो भी तरीका अपना लें, मैं तो नहीं जाने वाली। काव्या अब फिर से नज़ारों में खो जाती है। तभी आदित्य आगे बढ़कर काव्या को गोद में उठा लेता है। काव्या खुद को छुड़ाते हुए, ये क्या ज़बरदस्ती है? आदित्य इस बार कुछ नहीं बोलता और सीधे जाकर काव्या को कार में बिठाता है और खुद भी बैठ जाता है। चंद पलों में कार वहाँ से चली जाती है और बॉडीगार्ड्स की गाड़ियाँ भी उनके पीछे पीछे चली जाती हैं।